हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उस पॉलिटी के अंतर्गत अभी जो हम लोगों ने 2 भाग समाप्त कर लिया है, जिसमें मैंने आपको दूसरा जो पार्ट दिया था इसके भारतीय संविधान के भाग 2 की हम लोग चर्चा किए थे। और उस भाग 2 की जो चर्चा हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि भाग 2 में नागरिकता को समझ लिया था। नागरिकता को पढ़ने के बाद आज हम भारतीय संविधान का सबसे बहुमूल्य बात करें, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में बनता है, उस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे आपके साथ। और वो होगा आपका फंडामेंटल राइट्स, अर्थात मौलिक अधिकार की चर्चा। देखिए, जब मौलिक अधिकार की हम बात करें तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसको मौलिक अधिकार या इसे मूल अधिकार भी कहते हैं। जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत मिलता है। ठीक, और इसे हमारे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। यह भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा भारतीय संविधान का भाग 3। 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा परिचर्चा होने वाली है वो भाग 3 के ऊपर होगा। और भाग 3 में हम मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। देखिए, एक तो मानव अधिकार जो होता है, जिसे आप ह्यूमन राइट्स कहते हैं, जो व्यक्ति को मानव अधिकार, जब बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है और जब यह इस दुनिया में आता है तो वो जिससे उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वह अधिकार न तो उससे कोई सरकार छीन सकती है, न तो कोई सीमा क्षेत्र या किसी देश विशेष के द्वारा उससे छीना जाता है। तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकार। लेकिन मूल अधिकार जो है, यह मूल अधिकार हमें संवैधानिक प्राप्त है, अर्थात हमें संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिला है उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। इस मूल अधिकार का जो जन्म माना जाता है उसे हम मानते हैं जो हमारा 1215 का अधिकार पत्र या इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि 1215 ये क्या है। देखिए, हम बता दें कि एक्चुअल में जो मूल अधिकार है उसका जो विकास माना जाता है वो माना जाता है ब्रिटेन से। इंग्लैंड के राजा ने 1215 में अपने देश के लोगों को एक लिखित प्रपत्र के माध्यम से अधिकार दिया था। उसी को हम आज मौलिक अधिकार के रूप में समझते हैं कि वो जो दिया गया है 1215 में इंग्लैंड के लोगों को मिला था, जो वहां के राजा के माध्यम से दिया गया था। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात को समझे तो कहीं न कहीं जो अधिकार पत्र उन्हें दिया गया था, वहां की जनता को जो प्राप्त हुआ था, तो उसे अधिकार पत्र कहते हैं या इसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी कारण से हमारे संविधान में जो हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार जो प्राप्त है, हालांकि आपको यह मालूम होना चाहिए कुछ अधिकार इसमें विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जो हमें प्राप्त है उसे तो हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। लेकिन इसी का हम तुलना इससे करते हैं, तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान को भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भी थोड़ा आप ध्यान रखें, पेपर में यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3 या तो मौलिक अधिकार को। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की चर्चा। अब इसके बारे में हमको मौलिक अधिकार पढ़ना है। देखिए, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहला जो प्रस्ताव आया हमारे, आप देखे होंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जी का जो रिपोर्ट था वो 1928 में प्रकाशित हुआ था। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखें। नेहरू जो रिपोर्ट मानी जाती है, एक्चुअल में जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, भारत में साइमन कमीशन आया।
एक्चुअल में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में, और यही साइमन कमीशन भारत में जब आया था वो 1928 में आया था, और उसी का हम लोगों ने विरोध किया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी में आपको पता है, इतिहास के प्रश्न पत्र में आप पढ़े होंगे कि साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें उनकी फिर गंभीर चोट के कारण उनकी 1929 में मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब यह था कि इनका यह कहना था, हमने इसका विरोध क्यों किया? हमने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं साइमन कमीशन जो हमारे देश में नियम और विधि बनाने के लिए आया था, जो एक अधिनियम लेकर आया था, उसमें 7 के 7 जो मेंबर थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीयों का कहना था कि इसमें कुछ लोगों को, भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उनका स्टेटमेंट था कि भारत के लोग इतने कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी नहीं है कि वह विधि या कानून का निर्माण कर पाए। और इसी के विरोध में अगर आप देखा जाए तो नेहरू जी ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम बनाकर पेश किया था कि नहीं, हम अपने देश के लिए विधि या कानून बना सकते। तो नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा मिलती है, हमारे देश में जो मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं। इसके बाद अगर आप कांग्रेस का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इस कांग्रेस का 1931 में एक कराची में अधिवेशन हुआ। जैसा जानते हैं पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था। कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें कहीं ना कहीं इसके घोषणा पत्र में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसके घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। तो अगर आपके पेपर में यह प्रश्न आ जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी या उसके किस घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार की बात की गई थी, तो आप बता सकते हैं या कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था उस वार्षिक अधिवेशन के हिसाब से अगर समझे तो 1931 के कराची अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था कि हम लोगों के पास भी मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में लोगों को मिल चुका था 1215 में। यहां तक समझ में आ गई चीजें। अब देखिए, जब हमारे मूल संविधान की बात आती है, मूल संविधान का तात्पर्य क्या है? मूल संविधान मैंने बताया कि जब भी हम मूल संविधान शब्द का यूज करें तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बना तो एक्चुअल में भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस संविधान में हमारे देश के नागरिकों को कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार दिए गए। उन 7 मौलिक अधिकारों की अगर आप देखें तो एक आपका पहला मिलता है समता या समानता का अधिकार। दूसरा पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और छठवां क्या है? संपत्ति का अधिकार। और सातवां क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह बात आप थोड़ा ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की, और अर्थात भारत के मूल संविधान में इन 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को अगर ध्यान दें और इस समय जो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आप बताएंगे कि वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। आपके मन में एक प्रश्न बनेगा कि वो कौन सा अधिकार है जिसे हटा दिया गया? तो उसमें
संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से समाप्त कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में एक विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अभी कितने हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। अब इन्हीं 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को आज आप हमारे साथ समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए अब इसे क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके हम पढ़ेंगे। अगर यहां से अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत की बात करता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख मिलता है, तो याद रखें इसका उल्लेख मिलता है मौलिक अधिकार का। जैसे समता या समानता का अधिकार की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद संपत्ति का अधिकार अभी बताया 31 से हटाया गया। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो यहां से हम एक एक अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब जहां से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी चर्चा करें तो हम डायरेक्टली 14 से ना पढ़कर पहले अनुच्छेद 12 और 13 को भी समझते हैं जो हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो हम यहां से 12 और 13 को कंफर्म कर लें कि अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी आपको मिलेगा डीपीएसपी के अंतर्गत, लेकिन यहां पे राज्य की परिभाषा यह बताता है कि कहीं ना कहीं अगर राज्य कोई भी विधि या कानून बनाती है तो एक्चुअल में राज्य पहले है क्या। तो राज्य को डिफाइन अगर आप समझें तो राज्य का मतलब वर्तमान स्थिति से एमपी नहीं है, गुजरात नहीं है, यूपी नहीं है, राजस्थान नहीं है, बिहार नहीं है। यह इसका मतलब ये नहीं कि यह राज्य है। हमारे संविधान में राज्य को इस हिसाब से डिसाइड किया गया है कि कहीं ना कहीं जो भी सरकार के संपत्ति का या तो जो भी सरकार के वित्त का उपयोग करते हुए संस्था चल रही है, हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर वो सभी की सभी संस्थाएं सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में संचालित हो रही हैं तो वो भी राज्य है। अभी आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो विधि आयोग था, उस विधि आयोग ने बीसीसीआई को भी क्या किया था, एक संस्था के रूप में संगठित किया कि वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। आखिर क्यों आता है? क्योंकि बीसीसीआई को भी भारत सरकार के द्वारा उसे वित्त प्रदान किया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। उसे संचालित करने के लिए बीसीसीआई जो हमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, राज्य है। यहां राज्य का मतलब स्टेट से आप ना समझें। समझ में आ गया आपको? अब देखिए जैसे आपका ओएनजीसी हो गया, वो भी क्या है, एक्चुअल में राज्य के अंतर्गत आएगा। जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं जो सरकार के वित्तीय सहायता से संचालित हो रही हैं, वो सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आती है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट 12 नहीं है, इसलिए आप इसको ज्यादा ना समझे, लेकिन इतना जानिएगा कि इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अब बात करें अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिए अनुच्छेद 13 क्या करता है, न्याय की असंगत और अल्पीकरण करने की विधियां बताता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो यह कहता है कि जैसे वर्तमान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, ये इसका फ्यूचर अर्थात पास्ट की बात कर रहा है और आने वाला समय क्या होगा, फ्यूचर, और प्रेजेंट में है हमारा संविधान जो कि इसको क्या समझाता है, समझो। संविधान के हिसाब से अगर हम देखें तो कहा जाता है कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट होगी हमारी, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान दें। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि का उस पर पुनरावलोकन कर सकती है। अगर संसद के द्वारा
कोई भी विधि या कानून ऐसा बनता है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो उसे वो न्यायसंगत तरीके से अगर बात करें तो उसको वह शून्य घोषित कर सकता है, वह कानून लागू ही नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह बनता है कि अगर जो हमें अधिकार दिए गए हैं इतने प्रकार के, अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हमारे अधिकारों के हनन के लिए हमारे देश में जो न्यायपालिका है वह इसका संरक्षण मानी जाती है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन ले लिया कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, तो देखिए मौलिक अधिकारों का अगर संरक्षक होता है तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होता है। मतलब अगर भारत के किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई हनन हो रहा है तो वह अपनी जो याचिका है वह उच्च न्यायालय और आपके सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में दायर कर सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। अर्थात उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो अनुच्छेद 32 के तहत उसका संरक्षण करेगी, और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगी। यहां की बात यह की जा रही है कि अगर कोई भी विधि है या पहले से बनी है, आप आर्टिकल 13 को समझने की प्रयास करिए। अगर कोई भी विधि है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि अगर वर्तमान में कोई विधि है या पहले से कोई विधि बनी है, आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता देख लीजिए, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 में आया। तो इसका मतलब क्या, संविधान जब बना तब इसका मतलब यह बनता है कि जो इसके पहले के जो नियम है या इसके पहले के जो विधि या कानून है, अगर वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो उसे वो क्या कर सकता है, उसे शून्य घोषित कर सकता है, वो कानून लागू नहीं होगा। अर्थात अगर लागू है तो वो उसे समाप्त किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब यह है, मतलब जब हमारा संविधान बन गया, जब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया और इसके पहले के जो विधि चाहे आईपीसी में लिखा हो चाहे सीआरपीसी में लिखा हो, तो उसमें अगर कोई भी ऐसा प्रावधान लिखा गया है जो हमारे व्यक्ति के किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि या कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अगर वो न्यायिक समीक्षा करने पर उसे समझ में आ रहा है कि ये जो पहले का विधि या कानून है अगर वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसे वह शून्य घोषित कर सकता है। जैसे आप 3 तलाक को ही ले लीजिए, पर्सनल लॉ बोर्ड जो था, मुस्लिम लॉ बोर्ड जो कि जैसा आप जानते हैं शरीयत के हिसाब से उनका चलता 3 तलाक। अब 3 तलाक का मतलब यह है वो तो उनके विधि या कानून में लिखा गया है। हर धर्म के अपने विधि या कानून अलग होते हैं, एक विधि या कानून सभी धर्मों पे बराबर रूप से लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वहां पे क्या है कि वो लोग तलाक दे देते थे, तलाक दे दिए तो हमारे देश में इतनी मुस्लिम महिलाएं थी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी, तो उनके साथ तो वो छुआछूत हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को क्या किया, समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब किसी भी धर्म में अगर कैसी भी कुरीतियां हैं, चाहे वो किसी भी विधि के तौर पर हो, तो उसे समाप्त करने का पावर रखता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। बशर्ते क्या होना चाहिए, व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर वो हनन करता है तब। यह बात भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। यह तो हो गई पास की बात। अगर कोई पीछे विधि या कानून बना है और वह अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसे क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। और फ्यूचर की बात कर लें, मतलब अगले कुछ समय बाद, वर्तमान है या कुछ समय बाद आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय का यह सुझाव होता है भारतीय संसद को कि संसद ऐसा विधि या कानून न बनाए जैसे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या हो, हनन हो। आप इस बात को समझते होंगे, अगर ऐसा कोई विधि या कानून बना, कब बना, ऑन फ्यूचर में कभी भी बना, तो अगर ऐसा कोई भी विधि या कानून बना और वह व्यक्ति के किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो इसके लिए आप रिट दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो इसकी न्यायिक समीक्षा कर उस विधि या कानून को शून्य घोषित कर सकती है। यह आपका अनुच्छेद 13 में समझ में आ गया आपको। हमने 12 और 13 इसलिए समझा, तो यह न्यायिक पुनरावलोकन है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 13 की चर्चा हो चुकी है। अब देखिए 13 में न्यायिक पुनरावलोकन बता दिया कि वो किसी भी विधि
का क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया, चाहे वो फ्यूचर में बने या तो पहले से बना हो, उसकी समीक्षा करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब देखिए जब 14 की बात होगी तो 14 में समता या समानता की बात करता है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को खत्म कर ले, मतलब एक मौलिक अधिकार आपको मैं समझा दूं, इसका एक पार्ट, जैसे जैसे कुछ छोटा पार्ट होगा तो उसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो काफी लंबा ना हो, इसलिए मैं आप चाहता हूं कि कम से कम एक पार्ट तो यहां से आज हम कवर ही कर लें। अब देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक का उल्लेख जो मिलता है वो हमारे समता या समानता की बात करता है। मतलब समानता होता क्या है, मतलब राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आप जानते हैं कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है या समानता का अधिकार है, जबकि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना वो क्या कहलाता है, असमानता। बहुत साधारण सी भाषा में। अब 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मतलब यह होता है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति एक समान होंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही तो मतलब बना। मतलब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का स्थान का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके साथ समान क्या होगा, कहीं ना कहीं विधि के समक्ष सबको समान दंड दिया जाएगा। समान अपराध होने पर सभी के लिए एक समान दंड का प्रावधान होगा। ऐसा उल्लेख करता है क्या, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए अगर आप इसके भाषाओं को समझेंगे तो यहां से आपको कुछ कमियां समझ में आएंगी। देखिए एक चीज ये है, अगर आप विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात कर दिए, ठीक, लेकिन आप ये बताइए कुछ यहां पर पॉजिटिव चीजें भी रखी गई हैं इससे थोड़ा हटके, जिससे कि हमारे देश में सामाजिक सामंजस्य बना रहे। आप बताइए कि कहीं ना कहीं अगर हम विधि के कानून के हिसाब से सबको समान कर दें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को क्या एक समान आप दंड दे सकते हैं, नहीं दे सकते। एक 5 साल का बच्चा जो कोई अपराध किया तो क्या एक 10 साल का लड़का कोई अपराध किया और एक 20 साल का लड़का अपराध किया, क्या उन तीनों को आप समान रूप से दंड दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कुछ संरक्षण की बात की गई है हमारे संविधान में, यह भी बात आपको थोड़ा ख्याल रखनी है। मतलब विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजों को भी हमें लेते के चलना है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम विधि या कानून के हिसाब से तो चलते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको वो दंड नहीं दे सकते जो एक वयस्क व्यक्ति को दिया जा सकता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर आपसे यह पूछे कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है, लेकिन वहां पर कुछ चीजों को भी हमको क्या करना है, ध्यान देना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए सबके साथ समान रूप से हम काम नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ उतना दंड महिला को नहीं दिया जा सकता। जैसा आपको पता है कि कभी भी फांसी की जो सजा होती है वो पुरुष को ही दिया जाता है, महिला को नहीं दिया जा सकता। तो पुरुष क्लेम कर दे, हो सकता है आप इस बात को समझिए कि उसे भी अगर हत्या के विरोध में अगर हमको फांसी दी जा रही है, तो अगर कोई महिला ने हत्या किया तो उसको भी धारा 302 के तहत उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में महिलाओं को और हमारे संस्कृति के मेल मिलाप को बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ महिलाओं को और कुछ बच्चों को अलग अलग वर्ग के हिसाब से उन्हें छूट भी दी जाती है। समझ पा रहे आप लोग। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार अर्थात कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति तो एक समान होंगे, लेकिन सामाजिक स्थिरता को बना रहे, सामाजिक स्थिरता बनी रहे, उसमें थोड़ा बहुत लोगों को क्या किया जा सकता है, कहीं ना कहीं छूट दी जा सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 15 क्या बोलता है। अनुच्छेद 15 में लिखा है धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग, ये 5 बातें लिखता है के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। ध्यान दीजिएगा, धर्म के आधार पे,
जाति के आधार पे, मूल वंश, आप किस वंश से हैं उसके आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर, या आप स्त्री या पुरुष हैं उसके आधार पर यह भेदभाव का प्रतिषेध करता है हमारा अनुच्छेद 15। अब यहां से समझिएगा, आप बताइए अगर पहले क्या होता था, आरक्षण का मुद्दा यहीं से उठ के आया है, आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो दो ग्रुप यहां पे बन जाता है हमारे देश में, एक तो जिनको आरक्षण मिल रहा है और दूसरा जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण मिलने वाले व्यक्ति के दिमाग में यह रहता है कि आरक्षण मिलना चाहिए, यह सही है। एक बात यह बोल दिया जाता है कि कहीं ना कहीं कि जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो चाहता है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। आखिर अगर आप बात को समझिए तो कहीं ना कहीं क्या आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो क्या है सही या गलत है। देखिए यहां पर चीज किया क्या गया, आपको हम बता दें 1951 में एक संशोधन हुआ हमारे भारतीय संविधान में, और उसमें धारा 15(4) जोड़ी गई, और उस धारा 15(4) में लिखा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह 1951 में एक धारा जोड़कर 15(4) के तहत। एक्चुअल में जानते होंगे आप लोग कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ लोग क्या है, काफी तेजी से ग्रोथ कर लिए हैं, कुछ लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है कि आप भी ग्रोथ करके इनके समान पहुंचिए। ये नहीं कि इनको रोकने का कोशिश किया जा रहा है कि आप रुके रहिए, आप करते रहिए। जब ये रेशियो समान हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि तब आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा आपको पता है, अभी आपको पता है कि संसद में जो लोकसभा में आरक्षण होता है, आपको मालूम है लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, राज्य में विधानसभा का सीटों का आरक्षण है, तो उसे भी 2030 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सरकार का भी यहां पे मानना नहीं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पहलू में फंस जाता है। अगर आप कोई भी सरकार है, अगर वो क्या करती है कहीं ना कहीं आरक्षण को समाप्त करती है तो उसको वोट नहीं मिल पाएगा, तो ये भी थोड़ा रीजन यहां पे बन जाता है। लेकिन सबको समान करना आरक्षण का मेन उद्देश्य यही है। अगर जिस दिन सभी लोग समान हो गए आरक्षण को समाप्त भी किया जा सकता है। समझ पा गए आप लोग कि आरक्षण का मतलब कहां से कहां तक था। अब देखिए यहां पर हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का होता है तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है, हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण होता है। किस आधार पर मिलता है? जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो एक्चुअल में जाति के आधार पर आरक्षण मिल जाता है। अब उसको जाति के आधार पर भेदभाव आप नहीं करेंगे, या किस जाति का है, निम्न जाति का, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। पहले आप देखते थे विद्यालय में बहुत ऐसे ऐसे विद्यालय हुआ करते थे जहां पर जो पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हुआ करते थे, उनके साथ भेदभाव होता था। तो उस भेदभाव को समाप्त करने का उद्देश्य हमारा है। उसे अनुच्छेद 15 के तहत अगर आप उसके साथ भेदभाव करते हैं तो कानूनी रूप से आप अपराधी माने जाएंगे। उसके बाद मूल वंश, वो किसी भी वंश का, उसके साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आप देख लीजिए सोनिया गांधी, सोनिया गांधी यहाँ की थी ही नहीं, उनका मूल वंश कुछ और था, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शादी कर लिया। तो अब शादी कर लिया, जैसे पीछे कुछ लोग दूसरे वंश से थे, तो वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर विवाह कर लिया तो वो उस वंश के आधार पर उसके साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो गांधी परिवार में आ गई तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं उनके साथ आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद जन्म स्थान, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, मान लो किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हो गया, अमेरिका में होने के बाद वो भारत में आया, भारत में नागरिकता प्राप्त कर लिया, वो भारत देश का नागरिक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो अमेरिका में है तो उसके साथ अमेरिका का रहने वाला है तो उस आधार पर आप उससे क्या करें, भेदभाव करें। आप भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। उसके बाद लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर देखो तो कहीं ना कहीं किसी भी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे अर्थात मेल हो या फीमेल हो या तो ट्रांसजेंडर हो, उसके आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज आप बताइए, अगर आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो अभी तो चल नहीं सकता है। वर्तमान स्थिति को अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप जान लीजिए कि हमारे सेना में महिलाएं भी क्या होती हैं, भर्ती होती हैं। लेकिन अगर भारत चाइना के साथ युद्ध होने लगे, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध होने लगे,
आप महिलाओं को वहां पे नहीं नियुक्ति कर रहे हैं, तो भारतीय पुरुष ये कहें कि वहां पे महिलाओं को नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? ये तो क्या है, भेदभाव है, केवल पुरुषों को नियुक्त किया जा रहा है। तो कहा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों को भी सामंजस्य, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है, कुछ हमारे देश के लोगों को भी सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक जो हमारा विकास होता है, जो हमारे शरीर की स्टेमिना होती है, जो मजबूती होती है, वो महिलाओं से पुरुषों की ज्यादा होती है। तो इस वजह से वहां पे हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज हमारे देश में जो देखिए महिलाएं भी काफी आगे होकर काम कर रही हैं, चाहे वो ओलंपिक खेल से ले लीजिए, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, वो अग्रसर हैं। लेकिन आप हर जगह उनसे समानता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस स्थान पे कभी नहीं लड़ सकती हैं। अर्थात लड़ने के लिए तो लड़ती हैं, लेकिन आप सेना में चाइना से पुरुषों से लड़वाइए तो ये तो गलत है ना। आप एक आत्मीय स्वरूप को, अपने आत्मीय रूप को देखकर समझिए, कि जो अपनी आत्मा से सोचकर बताइए कि क्या वहां पे महिलाओं को लड़ाना ठीक है और भारतीय पुरुषों को पीछे कर दिया जाए। तो अगर भारतीय पुरुष तो यहां पे एक क्लेम कर सकते हैं कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को भी रखना चाहिए। जब लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा तो हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? लेकिन कुछ चीजों को हमें पॉजिटिव वे में समझकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया 15 क्या है। चलिए अब 16 की बात करें। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता, यहां पे अवसर की समानता की बात की जाती है, मतलब अवसर की समानता होगी। लेकिन एक चीज आप बताइएगा, अवसर की समानता हमारा प्रियम्बल भी बोलता है भारतीय संविधान में। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना, वहां पे अवसर की समानता की बात की गई है। लेकिन आप जानते हैं सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर है। लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं अगर वो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको क्या करना, आरक्षण देकर सबको समान लाना, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो याद रखिएगा, लोक नियोजन अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 16 में है। लेकिन इसमें यह चीज बताया गया है कि जो लोग पिछड़े हैं, क्या है, पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, एजुकेशनल तरीके से, सोशल तरीके से, उनको क्या करना, आरक्षण देकर जो लोग आगे चल रहे हैं उनके समान लाना, ऐसा इसका उद्देश्य है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब यहां से हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। लिखा है अनटचबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। जैसे आप अगर गांव घर में रहते हैं तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है, कहीं ना कहीं निम्न जाति के लोगों को अपने घर पे न बुलाना, उनके साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ भेदभाव करना। तो ये क्या है, एक तरीके से छुआछूत है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसे लोग थे कि जो निम्न जाति के लोग हुआ करते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। अगर वो घर से निकलते थे, अगर सामने वो पड़ गया तो फिर घर दो वापस आते थे तो नहा कर फिर वो अपने बिस्तर पे लेटते थे या बैठते थे। तो ये क्या था, छुआछूत। अभी आप देखिए बहुत ऐसे लोग हैं कि वहां पर अगर आप इस चीजों को देखेंगे तो मंदिर में अगर वो प्रवेश कर लिए, अरे आपने देश के सरकार तक के साथ ऐसा हो जाता है। अभी जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे जब बिहार में, तो किसी मंदिर में वो प्रवेश किए थे, वहां पे दर्शन करने के बाद पूरे मंदिर को धोया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये छुआछूत है। तो इसके लिए विधि कानून बना हमारे देश में। एक तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 आया, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989, जिसे आप हरिजन एक्ट कहते हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, मतलब अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत के अंत की बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत करता है या छुआछूत को बढ़ावा देता है तो वह कानून की दृष्टि से अपराधी माना जाएगा। ऐसा मानना है हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 17 लिखा है। मतलब हमें छुआछूत को अंत कर देना है, मतलब किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करना है। या आप छुआछूत कर रहे हो या छुआछूत को आप बढ़ावा देते हैं तो आप कानूनी रूप से क्या है, अपराधी हैं। जो निम्न लोगों के साथ छुआछूत करते हैं तो उनको क्या होता है, वो एक तरीके से वो
गिल्टी महसूस करते हैं, अपने को निम्न महसूस करते हैं, अपने को बहुत ही निम्न कोटि के समझने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी क्या गलती है, उसकी क्या गलती कि अगर वो निम्न जाति में या तो निम्न जाति के परिवार में पैदा हुआ तो उसकी क्या गलती, अगर आप भी वहां पे ऐसे होते तो आपकी वहां पे क्या गलती थी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये हम एक आम नागरिक होते हुए देश के अगर एक आम नागरिक हैं और समझदार नागरिक हैं तो आप, मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप कदापि ऐसा ना करें। ठीक है, चलिए तो 17 क्लियर हुआ। अब बात करें अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। अब कुछ लोगों के मन में रहता है कि उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है। देखिए, उपाधि का जो अंत किया गया है वो कहां किया गया है उसको समझिए। पहले जब इतिहास में तुम पढ़ोगे तो कोई महाराजा की उपाधि, सुल्तान की उपाधि, बादशाह की उपाधि, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ये जितने भी पहले उपाधियां दी जाती थी, अब हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 में लिख दिया गया कि अब कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है, अगर भारत सरकार आपको उपाधि देती है, जैसे आप जानते हैं भारत रत्न प्राप्त होता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ऐसे अगर कोई भी उपाधि आपको मिलती है या कोई सम्मान मिलता है तो यह भी वहां पर आपको निषिद्ध किया गया है कि आप अपने नाम के सामने या नाम के साथ उसको नहीं लगाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, अगर भारत रत्न पाए हैं तो यह नहीं कहेंगे कि भारत रत्न फला नाम आपका है, ऐसा नहीं कर सकते। यह वहां पे निषिद्ध किया गया कि आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप विधा के क्षेत्र में देखें, विधा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहां पे लगाया जाता है। जैसे आप देखेंगे प्रोफेसर, कोई भी नाम दे दिया, प्रोफेसर फला, प्रोफेसर फला, तो प्रोफेसर फला का मतलब यह होता है, जानते हैं कि वो उसके वैल्यू को नहीं बढ़ाता है। आदमी जो है प्रोफेसर अगर लगाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वो उसके ज्ञान को, प्रोफेसर देने से उसके ज्ञान को लोग समझते हैं कि अगर वो कोई व्यक्ति प्रोफेसर है तो अच्छा ज्ञानी होगा। अगर उसके नाम के पहले डॉक्टर लगा है तो इसका मतलब अच्छा डॉक्टर होगा, ये कहने का मतलब है। सेना में होगा, कोई भी रैंक हो गया तो आप रैंक को आगे अपने नाम के सामने लगा सकते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, तो ये आप लगा सकते हैं। और साथ साथ अगर पद्मश्री है तो वो अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। हाँ, ये लिख सकते हैं कि फला नाम पद्मश्री से सम्मानित, फला नाम भारत रत्न से सम्मानित। तो ये जितने भी हैं ये सब दिए जाते हैं। लेकिन जो पहले के जो थे उपाधि, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि, शिलादित्य की उपाधि, बादशाह हो गया, सुल्तान हो गया, खलीफा हो गया, ये सब पद आप नहीं ग्रहण करेंगे और इसे निषिद्ध कर दिया गया, खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से हम बात करें तो देखिए, अगर हमारे देश में आपातकाल लागू हो, क्या लागू हो? आपातकाल। तो आपातकाल के समय आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। यह निलंबन करने का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने एक पढ़ा समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 14 में क्या बताया, एक बार रिकॉल कर लो। 14 में क्या बताया? तो 14 में आपको बताया कहीं ना कहीं विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। समझ में आ गया? तो 4 से लेकर अगर हम बात करें तो हमने 5 अनुच्छेद और 2 ये 7 अनुच्छेदों की चर्चा यहां पे किया। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम लोगों ने कवर कर लिया, राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार। ठीक है, आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि समानता का अधिकार का उल्लेख है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और कितने आर्टिकल में है? तो 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत है। 14 को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें और पहले खुद पढ़ें। ठीक है, और खुद पढ़ने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ठीक है,
और मेरे तरफ से जो क्लास चल रहा है उसे आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए। देखिए क्लास को पेंडिंग मत डालिए। ये नहीं कि आज क्लास मिला चलो कल इसको कर लेंगे, और कोशिश करिएगा कि उसे आप लिखते भी चलेगा। जहां जरूरत पड़ेगी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख के भी पहले समझा दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो साथ साथ भी बताते चलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका डाउट भी थोड़ा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।